नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों से विशेष श्रेणी का दर्जा हटाने पर विचार कर रही है। 14वें वित्त आयोग में पूर्वोत्तर राज्यों से विशेष श्रेणी का दर्जा हटाने की सिफारिश की गई है। वहीं त्रिपुरा में कांग्रेस ने इस सिफारिश का भी से विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार इस पर दोबारा विचार करे। अगर पूर्वोत्तर राज्यों से विशेष श्रेणी का दर्जा छीन लिया जाए तो क्या इन राज्यों का विकास संभव है? 14वें वित्त आयोग में पूर्वोत्तर राज्यों से विशेष श्रेणी का दर्जा हटाने की सिफारिश का अभी से विरोध शुरू हो गया है। 3 दिन के दौरे पर त्रिपुरा पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रभारी वी नारायणसामी ने केंद्र सरकार के उस कदम पर चिंता जाहिर की है जिसमें सरकार पूर्वोत्तर राज्यों से विशेष श्रेणी का दर्जा हटाने पर विचार कर रही है। उनकी मांग है कि सरकार अपने फैसले पर दोबारा विचार करे। बता दें कि जिन राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त होता है उन्हें केंद्र सरकार के बजट से 90% अनुदान प्राप्त होता है और राज्य सरकार 10% का योगदान देती है। अगरतला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वी नारायणसामी ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अगर पूर्वोत्तर राज्यों से विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया गया तो केंद्र सरकार फिर इन राज्यों को सिर्फ 30% का अनुदान ही देगी और राज्य सरकार को 70% का योगदान देना पड़ेगा, जो इन राज्यों के लिए असंभव है क्योंकि यहाँ ना तो बड़े उद्योग हैं और ना ही रोजगार के साधन। बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। सामी ने बताया कि पूर्वोत्तर में कांग्रेस शासित वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें यह जानकारी दी है कि केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट राज्यों में चल रही केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं में भी कमी करने पर विचार कर रही है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों को मिल रहे फंड में भी कटिंग की जा रही है, जिस वजह से यहाँ वित्तीय संकट जैसी स्थिति खड़ी हो रही है। वहीं सामी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो पूर्वोत्तर राज्यों से विशेष श्रेणी का दर्जा न हटाएं। 3 दिन के दौरे के दौरान वी नारायणसामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जिसमें एडीसी चुनावों में कांग्रेस की हार के कारणों पर मंथन किया गया। साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा भी की गई। All these things they cut the funds, even for ongoing schemes for the Northeast. Because I am in charge of entire Northeast, I got the information from the chief ministers of Congress-ruled states. Their ongoing schemes also they stop the funds for obvious reasons. Another danger that is going to be faced by Northeastern states, which is an injustice to Northeast, is removing special category status for Northeast. In the 14th Finance Commission, there is a recommendation that special category status given to Northeastern states will be removed by the recommendation. What will happen if it is removed? Now, special category states, especially the Northeast, then Jharkhand, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, they are getting 90% grant from the government of India for the budget. 30% is provided by the state government, 10% is the state government contribution. If the special category status is removed, which is a total injustice to Northeastern development, which are all backward states, 30% will be given by the central government, 70% will be from the state contribution, where from 70% will come to the Northeastern states because they don't have big industries, they don't have any kind of small scale industries, they don't have any important tourism destination. Even 10% fund which has been given by them is very difficult for them to contribute. अरुणाचल प्रदेश के पास भी जल्द ही अपना हाई कोर्ट होगा। मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने आश्वासन दिया है कि इस महीने के भीतर नाहरलगन में हाई कोर्ट के लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अब न्याय के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब प्रदेश के पास अपना हाई कोर्ट होगा। राज्य सरकार जल्द ही नाहरलगन में हाई कोर्ट के लिए जमीन मुहैया कराने जा रही है। ये फैसला शनिवार को हुई एक बैठक में लिया गया है जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जज ऋषिकेश रॉय, मुख्यमंत्री नाबम तुकी, मुख्य सचिव रमेश नेगी और लॉ सेक्रेटरी समेत कई लोग उपस्थित थे। इस बैठक में तुकी ने जज ऋषिकेश रॉय को ये आश्वासन दिया कि इस महीने के भीतर हाई कोर्ट के लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव रमेश नेगी से आग्रह किया है कि वो भूमि प्रबंधन विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाएं
जाएं ताकि आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। तुकी ने कहा कि हाईकोर्ट की बिल्डिंग सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस होगी। वहीं तुकी ने जस्टिस रॉय के इको फ्रेंडली बिल्डिंग के निर्माण वाले सुझाव का भी स्वागत किया है। वहीं इस दौरान बैठक में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने, जेलों की स्थापना करने, न्याय वितरण प्रणाली को संवेदनशील बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित जस्टिस रॉय ने कहा कि जल्द ही हर जिले में एक स्वतंत्र न्यायालय होगा। डॉक्टर सैयद अहमद ने शनिवार को राजभवन में मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही वो मणिपुर के 16वें राज्यपाल बन गए हैं। झारखंड के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने शनिवार को औपचारिक रूप से मणिपुर के 16वें गवर्नर के रूप में शपथ ली। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लक्ष्मीकांत महापात्रा ने डॉक्टर सैयद अहमद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह, उप मुख्यमंत्री गाई खांगाम, उप विधानसभा अध्यक्ष MK प्रेशोव और कई मंत्री मौजूद थे। वहीं इस दौरान मुख्य सचिव PC लामकुंगा, पुलिस महानिदेशक शाहिद अहमद और उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। बता दें कि डॉक्टर सैयद अहमद ने राज्य के पूर्व गवर्नर KK पॉल की जगह ली है। यहाँ की प्रजा के ताल्लुक से हमारी तमाम दुआएं हैं और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन और यहाँ बड़े अच्छे लोग हैं, ये डेवलप करने के लिए हमको काफ़ी वक्त मिलता है और हम चाहेंगे कि हमारा मणिपुर और उससे ताल्लुक़ जितने भी हैं वो इतनी तरक्की करें कि देश में उनकी पहचान। अरुणाचल प्रदेश में वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की मुहिम शुरू हो गई है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में बूथ लेवल पर राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में इसका आयोजन किया गया था। चुनाव आयोग द्वारा वोटर ID कार्ड को एरर फ्री करने की मुहिम तेज हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी सभी निर्वाचन क्षेत्रों में बूथ लेवल पर राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम के जरिए सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स को फॉर्म 6, 7, 8 और 8A सहित मतदाता सूची की अपडेटेड कॉपी दी गई। साथ ही सभी मतदाताओं से अनुरोध किया गया है कि वो आधार संख्या दे ताकि आधार कार्ड को पहचान पत्र के साथ जोड़ा जा सके। AB बूथ सेक्टर ऑफिसर तानिया हकोम का कहना है कि चुनाव आयोग ने पहले ही मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणन के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन P सेक्टर मतदान केंद्र में कुल मतदाताओं में से सिर्फ 2% ही कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। हकोम ने जानकारी दी कि सिर्फ 130 मतदाताओं ने ही वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए आधार संख्या दी है और अगर ऐसे ही रहा तो इस प्रक्रिया को पूरा करने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वो जल्द से जल्द आधार संख्या को जमा करवाएं ताकि समय रहते कार्य को पूरा किया जा सके। मेरा जो पोलिंग ये से मैंने AB सेक्टर का राजनिवास A and B सेक्टर से मेरा एक वोटर का शीडिंग इम्प्रूवमेंट नंबर्स 130 जैसे है। अभी भी फ़िलहाल उस प्रोसेस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरा अभी जो आधार कार्ड नंबर लेटेस्ट में 135 ऐसे है। 135 जैसे ये आधार कार्ड का जो शेडिंग के लिए उन लोग से जमा दिया है और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रख रहा है। उसको उस प्रोविज़न को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इस इलेक्टोरल प्योरिफिकेशन का जब करता है तो वो एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि एक आदमी एक ही बूथर होने के लिए एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया में, तो उसको कुछ मैकेनिज्म डेवलप थ्रू इलेक्शन कमीशन से होना पड़ेगा कि यहाँ का आदमी लोग वही चाहता है, डबल चाहिए। तो चलते चलते यह भी है, मेरा अरुणाचल में पॉपुलेशन बेस्ड डेवलपमेंट होते हैं, तो अगर ये प्यूरिफाई किया जाएगा तो मेरा डेवलपमेंट भी कम हो सकता है। स्कीम बेस में प्रॉब्लम भी आ सकता है। मेरा यहाँ 60 लेजिस्लेचर है, उसमें से मेरा कंसिस्टेंसी कम भी हो सकता है, जैसे डिलिमिटेशन प्रोसेस में। पी सेक्टर पोलिंग स्टेशन में मेरा जो ज्ञान का हिसाब से पी सेक्टर ईस्ट वेस्ट और पी सेक्टर ईस्ट वेस्ट और AB राजनिवास, वहाँ यहाँ पी सेक्टर के अंदर में पोलिंग स्टेशन में आना चाहिए। नहीं, ये शेड्यूल तो कंटिन्यूस है बोला है एज़ पर गवर्नमेंट का जो प्योरिफिकेशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो ये में न्यूज़ में जो दिया है पेपर में, उसका हिसाब से तो कंटिन्यूस है।
फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8, फॉर्म नंबर 8A, इनको कंटिन्यूस प्रोसेस में हम लोग लेना चाहिए। प्रोविज़न तो ऐसा है, और अपना अपना जहाँ भी है लो डिजिग्नेटेड जुरिडिक्शन है, उसी में हमको सही वोटर को वेरीफाइड करना है कि ये 18 और 19 इयर्स का ज़रूर है, इसको लैप्स हो रहा है तो हम उसको सही ऑब्जर्वेशन अगर रखने से हम उसको इंक्लूड करना चाहिए फॉर्म नंबर 6 में। अगर जो आदमी मर भी गया, कुछ ट्रांसफ़र भी हो गया, कहीं नहीं है, तो उनको भी हम वहाँ डिलेशन का फॉर्म नंबर 7 में मारना चाहिए। एडिशन डिलेशन भी एज पर गवर्नमेंट का ऑर्डर के हिसाब से तो एडिशन डिलेशन भी चल रहा है और आपका करेक्शन भी चल रहा है, सब चल रहा है। फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8, फॉर्म नंबर 8 का ए, ये सब चारों फॉर्म का ये अभी प्रोसेस चल रहा है। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।